हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम आप लोगों को आरसीसी डिजाइन पढ़ा रहे हैं। आपका शियर एंड बॉन्ड स्ट्रैंड्स ऑफ आरसीसी सेक्शन का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को शियर रेनफोर्समेंट के बारे में बताया कि जो आपका बीम होता है उसमें शियर रेनफोर्समेंट करने के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टाइप्स के शियर रेनफोर्समेंट के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, फर्स्ट है आपका जो वर्टिकल शियर स्ट्रट्स होते हैं, फर्स्ट है आपका वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में आप शियर रेनफोर्समेंट कर सकते हैं। दूसरा है इंक्लाइन बार्स और बेंट अप बार्स के रूप में। ठीक है, और तीसरा है कंबाइंड सिस्टम फॉर शियर रेनफोर्समेंट। यानी कि ये जो 2 तरीके हैं आपके, जो 2 टाइप्स हैं, ये वर्टिकल स्टीरअप्स एंड इंक्लाइन बार्स, जब इन दोनों को कंबाइन करके आपका शियर रेनफोर्समेंट किया जाता है तो उसे हम कंबाइंड सिस्टम फॉर शियर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल स्ट्रप्स है इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में जाकर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम जो सेकंड है इंक्लाइन बार्स और बेंट अप बार्स के रूप में जो आपका शियर रेनफोर्समेंट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक है, ये है आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपके सपोर्ट हैं। ठीक है, जैसे कि ये सपोर्ट है तो ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इसमें आपने पढ़ा है कि जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसके मिडिल पॉइंट पर होता है। ठीक है, उसके मिडिल पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, और जब आपको पता है कि जो हमारा बीम होता है वो टेंसाइल जोन में बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, टेंसाइल जोन में बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए जो टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट डाला जाता है, ये आपका टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, यानी कि यहाँ से बेंड करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा, और जो आलम्बों के निकट जब हम जाएंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का मान, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट का मान कम होता जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इधर इधर जाकर तो आलम्बों पर बिल्कुल इस पॉइंट पर जाकर ये बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, और जो आपका कर्तन बल होता है, ठीक है, जो आपका कर्तन बल होता है उसका मान आलम्बों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वो इसके विपरीत होता है बेंडिंग मोमेंट के, आलम्बों पर वो सबसे ज्यादा और मिडिल पॉइंट पर वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो शियर रेनफोर्समेंट डाला जा रहा है, ये रेनफोर्समेंट, ये बार्स आपकी डाली जा रही है जो सीधी बार्स है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी है आपकी 8/7 की दूरी। ये दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण दूरी है, क्योंकि जो आपकी छड़ें होती है, ठीक है, ये आपकी बार्स जो मुख्य छड़ें हैं, ऐसा माना जाता है कि आईएस कोड ने ये संस्तुति की है कि जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है आलम्बों से 8/7 की दूरी पर बंकन आघूर्ण का मान घटकर आधा रह जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक जो आपकी बार्स डली हुई है, 2 है बार या 4 है या 6 है, ठीक है, जितना भी रेनफोर्समेंट आपने बार्स के रूप में किया हुआ है यहाँ पर, तो इनमें से जो आधी छड़ें होगी, आधी मुख्य छड़ें होगी, आधी मेन बार जो होगी वो 45 डिग्री पर यहाँ से ऊपर को मोड़ दी जाएगी। ठीक है, वो क्यों मोड़ी जाएगी? क्योंकि आलम्बों पर कर्तन बल का मान सबसे ज्यादा होता है, और विकर्ण तनन के कारण ये जो दरार आती है ये 45 डिग्री पर ही आती है, इसलिए यहाँ से ये 45 डिग्री पर ही मोड़ दी जाती है आप। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, आधी छड़ें तो हम इस प्रकार से यहाँ पर इंक्लाइन कर देंगे, और जो आधी छड़ें हैं, ठीक है, उन्हें हम आगे बढ़ाकर ये जो आपकी सपोर्ट है, आलम्ब है, इनमें इन्हें फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका शियर रेनफोर्समेंट डाला जाता है इंक्लाइन बार्स के रूप में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम कंबाइंड सिस्टम फॉर शियर रेनफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, तो जो कंबाइंड सिस्टम होता है, जो ये वर्टिकल स्टीरअप्स हैं और इंक्लाइन बार्स हैं, जब इन दोनों के रूप में रेनफोर्समेंट किया जाता है तो उसे हम कंबाइंड सिस्टम फॉर शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है,
तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आप अधिक महत्व की बीम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा लोड लेके रखती है, ठीक है, जिस पर लोड ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम में भी शियर रेनफोर्समेंट करा सकते हैं। और यदि आपको पता है कि आपकी जो बीम है उस पर ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, तो आप स्टिरप्स या फिर खाली इंक्लाइंड बार्स के रूप में भी शियर रेनफोर्समेंट करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिजाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करने से पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा बीम है और उसमें हमें शियर रेनफोर्समेंट करना है, तो उसकी लिमिट क्या होगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी कर्तन सामर्थ्य है वो कितनी है, उसके अनुसार हमें कितना शियर रेनफोर्समेंट करना है, हमें शियर रेनफोर्समेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो सभी लिमिट्स जानने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल है वो आपको पता होना चाहिए। अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल यानी कि जो आपकी कर्तन सामर्थ्य है वो IS कोड 456/2000 के अनुसार निर्धारित कर दी गई है, जो आपकी कंक्रीट की ग्रेड और तनन इस्पात का क्षेत्रफल है उनके आधार पर वो निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपकी कर्तन सामर्थ्य है वो कंक्रीट की ग्रेड और तनन इस्पात के आधार पर जो निर्धारित की गई है, उसके लिए आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में अगर इस रेनफोर्समेंट से संबंधित क्वेश्चन आया तो उसमें आपको ये टेबल दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ये टेबल, तो उसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो टेबल आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक में ये जो टेबल दी हुई है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है तनन इस्पात का प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर कंक्रीट की ग्रेड लिखी हुई है M15, M20, M25, M30। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपकी ये इसमें टेबल दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल है उसका मान किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, आपकी जो टेबल है वो इस प्रकार से दी हुई है, परसेंटेज ऑफ AST यानी कि इस्पात का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पर कंक्रीट की ग्रेड दी हुई है, M15 है, M20 है, M25 है, M30 है, तो इस प्रकार से है आगे। ठीक है, और यहाँ से इससे आगे भी नीचे परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार से देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि परसेंटेज ऑफ स्टील आपकी कितनी है, यानी कि इस्पात का क्षेत्रफल आपका कितना है। यदि 0.15% है तो M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए टो सी का मान, ठीक है, 0.18 लिया जाएगा। ठीक है, ये 0.18 लिया जाएगा यदि आपको ग्रेड दी हुई है M15 की। ठीक है, तो आप 15% यदि आपका इस्पात का क्षेत्रफल आ रहा है तो उसके अनुसार M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए आप टो सी का मान 0.18 लेंगे। ठीक है, और यदि M20 ग्रेड की कंक्रीट है और 15% इस्पात का क्षेत्रफल है तो आप तब भी 0.18 लेंगे, क्योंकि M20 के लिए भी 0.18 है। यदि M25 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसके लिए आप 0.19 टो सी का मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मान लेना है, जैसे कि यदि AST का क्षेत्रफल आपको 0.20 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 0.20% आपका इस्पात का क्षेत्रफल है, तो उसमें M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए आप 0.20 टो सी का मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस टेबल में आपको पढ़ना है और ये मान लेने हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम कि ये जो आपकी कर्तन सामर्थ्य है, ठीक है, जो टो सी है ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो इसके लिए भी एक टेबल है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो आपको एग्जाम में भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके मान आपको स्वयं ही याद रखने हैं, तो वो टेबल भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, टो सी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल आप कितना लेंगे उसके बारे में ये टेबल है आपकी। ठीक है, यदि आप बीम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके M15 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसमें अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान यानी कि टो सी का मान 1.6 लिया जाएगा। ठीक है, और M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए 1.8, M25 ग्रेड के कंक्रीट के लिए 2.2 एंड M30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 2.3 लिया जाएगा, और इससे आगे की ग्रेड के लिए भी इसी प्रकार से लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो आपका स्लैब होती है। ठीक है, जो आपकी स्लैब होती है उसके लिए आप M15 ग्रेड की कंक्रीट के रूप में 0.8 लेंगे,
M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 0.9 लेंगे, M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1.1 लेंगे, और जो आपकी M40 ग्रेड से ऊपर की जो ग्रेड है, उच्च ग्रेड है, ठीक है, उनके लिए आप ये मान 2.5 और ये लेंगे आप 2.5, ठीक है। ये लेंगे आप M40 ग्रेड की कंक्रीट के लिए। यदि आप बीम की बात कर रहे हैं तो 2.5 लेंगे, और स्लैब की बात यदि कर रहे हैं तो 1.25 लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल है आपकी अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल की, ठीक है। इस टेबल को आपको याद रखना है कि आप अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल का मान कितना लेंगे, ठीक है, यानी कि टोसी मैक्सिमम का मान कितना लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट के बारे में। चलिए शियर रेनफोर्समेंट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है टोवी है हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, और जो टोसी है हमारा ये है अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल, ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। तो जो आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस है उसका मान परमिसिबल शियर स्ट्रेस के आधे से यदि कम होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो आपका टोसी है उसके आधे से कम मान होगा आपका टोवी का, ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार के शियर रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि इसका मान, ठीक है, इसका मान टोवी का मान इससे कम है तो शियर रेनफोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये रेनफोर्समेंट छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, यदि टोवी का मान बराबर होगा टोसी बाई 2 के, ठीक है, या फिर टोवी टोसी दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तब न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा, ठीक है, यानी कि इसमें न्यूनतम कर्तन प्रबलन दिया जाएगा और वो हम वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में डाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें छंदों का अंतराल आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो स्पेसिंग वाला फॉर्मूला है ये आपको तभी यूज करना है जब ये कंडीशन होगी, ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तभी आपको यूज करना है। या तो आपका जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल के आधे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये दो कंडीशंस होगी तभी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जो एस है वो अंतराल है, जो FY है वो इस्पात के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, और ASB जो है वो छल्लों का क्षेत्रफल है, और इसमें जो ये B है ये धरन की चौड़ाई है, ठीक है। अब हम इस्पात के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के बारे में आपको बता दें। यदि इस्पात की ग्रेड Fe 250 है, ठीक है, तो FY का मान 250 लिया जाएगा, Fe 350 के लिए 350 लिया जाएगा, Fe 415 के लिए 415 लिया जाएगा, और Fe 500 के लिए ये 500 नहीं लिया जाएगा, ठीक है, 500 नहीं लिया जाएगा। इसमें कोड के अनुसार, IS कोड के अनुसार ये कहा गया है कि Fe जो हमारी FY है, ठीक है, इस बात के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में जब ये लेनी होगी हमें, तो हम 415 से अधिक नहीं ले सकते इसका मान, ठीक है, इसका मान हम 415 से अधिक नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जब Fe 500 की बात होगी तो आपको 415 लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात आती है जब टोवी का मान बड़ा होगा टोसी से लेकिन छोटा होगा टोसी मैक्सिमम से, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है डिजाइन करते हुए। जब टोवी का मान बड़ा होगा टोसी से लेकिन टोसी मैक्सिमम से कम होगा तब कर्तन प्रबलन आवश्यक होता है, ठीक है, और इसे निम्न प्रकार से डाला जाता है। वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में भी डाल सकते हैं, इंक्लाइंड बार्स के रूप में, और इन दोनों के रूप में भी इसे डाल सकते हैं, ठीक है। यदि खंड पर कर्तन बल V लग रहा है, आपको पता है जो कर्तन बल होता है, यदि कर्तन बल V लग रहा है तो प्रबलित कंक्रीट खंड द्वारा वहन किए गए कर्तन बल VC को, यानी कि जो हमारी कंक्रीट है प्रबलित कंक्रीट उसके द्वारा वहन किए गए कर्तन बल VC को कुल कर्तन बल यानी कि V में से घटाकर शेष के लिए कर्तन प्रबलन डाला जाता है, ठीक है, यानी कि VS होता है वो, ठीक है, उसका मान होता है V माइनस टोसी इंटू BD, ठीक है। ये जो आपका टोसी इंटू BD है ये जो हमारी कंक्रीट है इसके द्वारा वहन किया गया कर्तन बल है, ठीक है, इसका मान है VC, ठीक है, ये वाला VC, ठीक है। तो यहाँ से हम
जो शेष कर्तन बल है उसे हम निकाल लेते हैं। शेष कर्तन बल के लिए फिर हम इसे अभिकल्पित करते हैं, डिजाइन करते हैं इसका शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, जो शेष कर्तन बल है वीएस, उसके लिए वर्टिकल स्ट्रप्स या बेंट अप बार्स द्वारा हम शियर रिइंफोर्समेंट करते हैं। अब बात करते हैं बेंट अप बार्स की। बेंट अप बार्स जो नेट शियर है यानी कि शुद्ध कर्तन बल है वीएस, ये जो वीएस है आपका ये शुद्ध कर्तन बल है। ठीक है, जो आपकी बेंट अप बार्स होती है वो शुद्ध कर्तन बल का 50% ही ले पाती है। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। और शेष 50% के लिए वर्टिकल स्ट्रिपर्स डाले जाते हैं। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ 50% है उसके लिए हम ऊर्ध्वाधर छल्लों द्वारा शियर रिइंफोर्समेंट डालते हैं। बेंट अप बार्स को 60 डिग्री तक नत किया जा सकता है, परंतु ये छड़े 45 डिग्री से कम पर नत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपकी ये बेंट अप बार्स होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो बेंट अप बार्स होती है, इनका ये जो कोण है, ये जो आपका कोण है ये 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच मान्य है। ठीक है, और 45 डिग्री से कम अगर ये झुकी हुई होगी, ठीक है, तो वो मान्य नहीं होगा। आपको इसे 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच ही रखना होगा। ठीक है, नट छड़ों द्वारा वहन किया जाने वाला कर्तन बल वीवी, जो आपकी बेंट अप बार्स होती है इनके द्वारा जो कर्तन बल वहन किया जाता है, बेयर किया जाता है, उसका मान होता है सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इससे आप बेंट अप बार्स द्वारा वहन किया जाने वाला कर्तन बल का मान निकालेंगे और वर्टिकल स्ट्रिप द्वारा वहन किया गया कर्तन बल आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिंग और पिच, यानी कि अंतराल आपका कितना होना चाहिए। जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं उनका अंतराल 0.75 डी या 300 mm, जो भी इनमें कम होगा। ठीक है, जैसे कि यदि आपकी प्रभावी गहराई 300 mm है, ठीक है, यानी कि डी का मान आपका 300 mm है, तो इस 300 की आपको 0.75 से गुना करनी होगी। और अगर इसका मान 300 mm से कम होगा तो आप ये अंतराल जो है स्पेसिंग आप ये रखेंगे अगर ये कम होगा, और यदि 300 mm कम है तो आप 300 mm उसका अंतराल रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेंट अप बार्स के बारे में। बेंट अप बार्स में जो स्पेसिंग होगी वो प्रभावी गहराई के बराबर होनी चाहिए या फिर 450 mm तक होनी चाहिए, और इनमें से जो भी कम होगा, ठीक है, वो आपकी बेंट अप बार्स की स्पेसिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीडिजाइन ऑफ सेक्शन, खंड माप में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि आपका जो सेक्शन है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत हमें कब पड़ेगी, जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मान अधिक होगा अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल से। ठीक है, जब अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल से अधिक होगा टोबी का मान, तो आपको खंड माप को बढ़ा देना उचित रहेगा। ठीक है, यानी कि उसकी गहराई और चौड़ाई, आपके जो बीम है उसकी गहराई और चौड़ाई आपको बढ़ा देनी होगी। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा लोड आने वाला है और ये हमारा जो बीम है इसका साइज छोटा है, और आपको देखना होगा, आपको पता चलेगा वहाँ पर, आप समझ जाएं कि जो इस पर कर्तन बल आएंगे, क्योंकि लोड अधिक होगा तो उस पर कर्तन बल अधिक आएंगे, तो उसके कारण जो अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल होगा या जो कर्तन बल का विरोध करता है कर्तन प्रतिबल, ठीक है, तो उसका मान टोवी से कम होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको आपके सेक्शन का साइज बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी कि उसकी चौड़ाई और गहराई उन दोनों को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट के बारे में समझ गए होंगे, और शियर रिइंफोर्समेंट आपके आरसीसी बीम में किस प्रकार से डाला जाता है इसके बारे में भी आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिजाइन प्रोसीजर कराएंगे और उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।